Hello everyone, my name is Karan and I have scored 100 out of 100 in Pol Science boards and 200 out of 200 in CVT Pol Science। तो आज का जो हम चैप्टर समझने वाले हैं वो है चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहला पैराग्राफ बहुत ही सिंपल है, इसका तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मार्क भी कर रखा है। इट बेसिकली सेज कि उड़ीसा की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है लोकल इंडस्ट्रीज़ को और लोकल या फिर इंटरनेशनल स्टील मेकर्स को कि वो आएँ और हमारे स्टेट में अपनी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करें। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे उन्हें लगता है कि जो उनके रिसोर्सेज है वो इनकैश हो पाएंगी, रिसोर्सेज का उन्हें बेनिफिट मिल पाएगा और वो उस पैसे से एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे या फिर हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इसके बाद जो सेकंड व्यू पॉइंट है वो आता है ट्राइबल्स का। ट्राइबल्स इस व्यू पॉइंट के स्टेट के व्यू पॉइंट से बिल्कुल अगेंस्ट है। ट्राइबल्स के अकॉर्डिंग अगर इंडस्ट्रीज आएंगी तो इंडस्ट्रीज सेटअप कहाँ पे होंगे? जहाँ पे रॉ मटेरियल है, और ये सारा रॉ मटेरियल है कहाँ पे? जहाँ पे ट्राइबल रह रहे हैं। तो अगर इंडस्ट्रीज आएंगी तो इनके एरिया पे स्टैब्लिश होंगी और इन्हें अपना ये जंगल वगैरह या फिर घर छोड़ के जाना पड़ेगा, और ट्राइबल के लिए अपना जंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो इस चीज़ के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। थर्ड व्यू पॉइंट है हमारे पास, वो होता है इन्वायरमेंटलिस्ट का। इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ को नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और फोर्थ और लास्ट व्यू पॉइंट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है अगर इंडस्ट्रीज़ को नहीं आने देंगे तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, ये अच्छा इमेज नहीं क्रिएट करेगा हमारी फॉरेनर्स के दिमाग में। अगर एक इंडस्ट्री नहीं आने देंगे तो वो दूसरी इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश नहीं करेंगे, सेटअप नहीं करेंगे, जिससे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो बाकी के देश क्यों इन्वेस्ट करेंगे अगर एक ही को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे? 4 डिफरेंट व्यू पॉइंट है। एक है स्टेट का जो सपोर्ट करता है, एक है ट्राइबल्स का नहीं सपोर्ट करता क्योंकि उनका लाइवलीहुड डैमेज हो जाएगा। थर्ड है एनवायरमेंटलिस्ट का, वो नहीं सपोर्ट करते क्योंकि एनवायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, स्मोक निकलेगा, एयर पोल्यूशन ख़राब हो जाएगा। और फोर्थ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्हें डर है कि अगर इंडस्ट्री को सेटअप नहीं करने देंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, हमारी इकॉनमी डाउन चली जाएगी। ठीक है, ये है उड़ीसा विलेजर्स प्रोटेस्ट पोस्को प्लांट। ये बहुत ही ये बेसिकली अगर मैं आपको इसको क्रक्स में बताऊं तो कोरिया की एक इंडस्ट्री के साथ उड़ीसा का MOU साइन हुआ था, मगर लोगों ने उनके ऑफिस के बाहर जाके प्रोटेस्ट किया और मना किया कि हमें इंडस्ट्री नहीं चाहिए, इससे हमारा लाइवलीहुड ख़राब हो जाएगा। कुछ 100 मैन एंड वुमेन ने उनके ऑफिस के अंदर एंटर करने की भी कोशिश की थी, मगर उन्हें पुलिस ने प्रिवेंट कर दिया। इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कराया था 2 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिसका नाम था राष्ट्रीय युवा संगठन एंड नव निर्माण समिति। इनका नाम याद रख लेना या फिर एक बार पढ़ लेना, कहीं बाई चांस क्वेश्चन आ जाए। अब कह रहे हैं पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। अब हमने 4 व्यू पॉइंट देखे, इनमें से सही व्यू पॉइंट क्या है? तो ये कह रहे हैं कि सही व्यू पॉइंट कुछ नहीं होता, ये सब डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट की नीड है, पैसे की नीड है, तो हमें इंडस्ट्री आनी देनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट बहुत है तो हमें इकोनॉमी या फिर अपना इकोलॉजी को बचाना चाहिए, सॉरी, और फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखना है तो इकोलॉजी बचाओ, प्रेजेंट जनरेशन को डेवलप करना है तो इंडस्ट्री लाओ। ये हमारी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसका कोई ब्लैक एंड वाइट के अंदर आंसर नहीं है। In a democracy, such major decisions should be taken at least approved by the people themselves। कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेसी में ऐसे जो डिसीजन है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगी, जो वहाँ के लोग चाहते हैं वो डिसीजंस लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एट द एंड रहना किसको है? वहाँ पे लोगों को रहना। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लोग परमानेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑन माइनिंग, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड फ्रॉम इकोनॉमिस्ट। कह रहे हैं कि एक ही सलाह से कुछ नहीं होगा, हमें माइनिंग के एक्सपर्ट से, इन्वायरमेंटलिस्ट के एक्सपर्ट से और इकोनॉमिस्ट से सबसे सलाह लेके कोई डिसीजन लेना चाहिए। मगर आखिरी डिसीजन पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि नेता ही हैं जिनको हमने लेजिटिमेट पावर दी है वोट करके कि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लें। इज दैट क्लियर? कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी डिसीजन सिंगल हैंडेड नहीं लेनी चाहिए, वो डिसीजन होने चाहिए लोगों का भला करें और जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट, इकोनॉमिस्ट और डिफरेंट माइनिंग एक्सपर्ट्स का जिसमें राय हो, जिसमें सब एग्री करें, जिससे सबका कंसेंसस बने, वो डिसीज़न लेना चाहिए। और आखिरी में ये डिसीज़न पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि
हम सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं अपना वोट देके, तो जो वो डिसीजन लेंगे उनको हमें मानना चाहिए, ये मतलब है। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैड टू मेक अ सीरीज ऑफ मेजर डिसीजंस लाइक दिस। तो ये चीज़ बताने का ये तात्पर्य था कि ऐसे डिसीजन एक नहीं कई ज़्यादा लेने पड़े थे जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ। ईच ऑफ दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सच डिसीजन। अगर एक डिसीजन लिया तो दूसरा भी सिमिलर ही डिसीजन लेना पड़ता था, तीसरा भी सिमिलर ही डिसीजन लेना पड़ता था, तो एक डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया जाता था। ऑल दिस डिसीजंस वर बाउंड टुगेदर बाय शेयर्ड विजन ऑफ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये जो भी डिसीजन लिए जाते थे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सोच में या ध्यान रख के लिए जाते थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है पहला पेज। ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो वो कह रहे हैं कि अब हमारा देश आफ्टर ब्रिटिशर्स बहुत ही रूइंड इकोनॉमी था, स्टेगनेंट इकोनॉमी था जो ग्रो नहीं कर रही थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आए और उनको ऐसे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस का डिसीजन लेना था। तो एक चीज़ पे सबने एग्री किया है कि जो हमारे देश की डेवलपमेंट होनी चाहिए वो दो चीज़ों को ध्यान में रख के होनी चाहिए, एक इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो बढ़े, जो हमारी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है वो बढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, जिससे हमारे देश की एट द एंड जीडीपी बढ़े। जीडीपी को बढ़ाना हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था ऊपर हो, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। पहला ये हमारा काम था। दूसरा है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब मान लो अगर हमारे देश में 100 रुपये की जीडीपी है, अगर वो 150 जा रही है तो वेल एंड गुड, इकोनॉमिक ग्रोथ है। मगर ये जो 50 रुपये का इंक्रीज़ है ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होना चाहिए, इस इंक्रीज़ में से कुछ शेयर गरीबों को भी मिलना चाहिए। तो ये हो गया इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस ये कि जो पायरिटी है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी ख़त्म होना चाहिए जैसे हमारा देश डेवलप होता है। ठीक है, पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ कि जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ेगी तो जो इंक्रीज़ है उसमें से शेयर गरीब को भी मिलना चाहिए, वरना अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस ये हो गया। सोशल जस्टिस ये है कि जैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा तो डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये इक्वालिटी, ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए ताकि हमारा देश इकोनॉमिकली भी ठीक हो, सोशली भी ठीक हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी हो। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर सबने एग्री किया था, समझ गए। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट दिस मैटर कैनॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स देमसेल्व्स, दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले अ की रोल इन दिस। अब ये बहुत बेसिक है कि अगर ये प्राइवेट एंटरप्राइज या फिर किसी एक इंसान पे छोड़ दिया जाए तो वो क्यों इस चीज़ पे ध्यान देगा। अगर मान लो आप एक बिजनेसमैन हो बहुत ही ऊपर लेवल के, और मैं आपको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि आप जाओ ये काम कर दो और लोगों के बीच में पैसे बांट देना, करेगा कोई इंसान? कोई भी नहीं करेगा। तो इसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और फार्मर्स पे नहीं छोड़ा ये चीज़ खुद अपने हाथों में ली कि आज़ादी के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में इन सब का हाथ होगा, इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन और फार्मर्स का। मगर इस सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस में गवर्नमेंट सेंट्रल रोल प्ले करेगी। ठीक है, देयर वॉज डिसएग्रीमेंट हाउएवर ऑन द काइंड ऑफ रोल दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्ले इन इंश्योरिंग ग्रोथ एंड जस्टिस। गवर्नमेंट को रोल तो प्ले करना है सोशल जस्टिस में और इकोनॉमिक जस्टिस में, मगर कैसा रोल प्ले करना है इस चीज़ पे डिबेट थी। समझते हैं क्या है। वॉज इट नेसेसरी टू हैव अ सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन टू प्लान फॉर एंटायर कंट्री? शुड द गवर्नमेंट इटसेल्फ रन सम की इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस? तो वो कह रहा है कि क्या गवर्नमेंट को हर चीज़ खुद कंट्रोल करनी पड़ेगी अगर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाना है, या फिर गवर्नमेंट को कुछ मेजर बिजनेस कंट्रोल करने पड़ेंगे, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें प्राइवेट एंटरप्राइज पे छोड़ देना चाहिए? ऐसे कुछ ज़्यादा अलग अलग क्वेश्चंस थे, और हर एक क्वेश्चन ने, जो 3 क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच इंपॉर्टेंस वॉज टू बी अटैच टू द नीड ऑफ जस्टिस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास था कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के खिलाफ में जा रहा है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना है या सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पे ध्यान देना है? तो कह रहे हैं जो तीनों क्वेश्चन थे इन पे बहुत ज़्यादा बहस हुई, कंटेस्टेशन हुई। ठीक है, ईच ऑफ द डिसीजन हैड अ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। हर एक डिसीजन का अलग अलग पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहा था। अब ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया की डेवलपमेंट को देखना पड़ेगा। इसके आगे अब हम देखेंगे कि क्या क्या डिसीजन लिया गया,
क्या गवर्नमेंट ने खुद इंडस्ट्रीज़ कंट्रोल करी? क्या गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दिया, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दिया, या फिर गवर्नमेंट सारी चीज़ें खुद कंट्रोल करेगी? इस चीज़ का अब हम आंसर देखते हैं। पहले ये साइड में बॉक्स देख लेते हैं। साइड बॉक्स से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ लेफ्ट एंड राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में इस पर सिर्फ एक छोटा बॉक्स है, और अगर आप ग्रेजुएशन में पॉल साइंस करते हो तो लेफ्ट एंड राइट तो हर एक चीज़ में डला ही हुआ है। तो लेफ्ट एंड राइट को अगर आपको ये बॉक्स छोड़ के मैं सिंपली बताऊं तो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी होती है, एक राइट विंग आइडियोलॉजी होती है। लेफ्ट आइडियोलॉजी बेसिकली बहुत गरीबों के लिए ध्यान देते हैं कि गरीबों में जस्टिस आना चाहिए, गरीबों को, स्टेट को कंट्रोल करनी चाहिए रिसोर्सेज और गरीबों में बांटना चाहिए, अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटना चाहिए। ये चाहते हैं कि सोशल जो सिस्टम है वो चेंज हो, महिलाओं को राइट मिले, प्रोटेस्ट को ये सपोर्ट करते हैं, और ये कंजर्वेटिव नहीं होते, ठीक है। और ये चाहते हैं कि पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग अलग रहें। क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? गरीबों पे ध्यान देना चाहते हैं कि जो अमीरों से रिसोर्सेज लेके गरीबों में बांट दे। पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग रखना चाहते हैं कि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। और फोर्थ हमारा पॉइंट है कि ये सोशल सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि महिलाओं को राइट मिले, SC STs को राइट मिले, सब एक ही लेवल पे आए। ये है लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। और दूसरी है राइट विंग आइडियोलॉजी। राइट विंग आइडियोलॉजी कहती है कि ओपन कंपटीशन, ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, सरकार कुछ कंट्रोल नहीं करेगी, ओपन, जिस पे जितनी कैपेबिलिटी है वो उतना कर ले, जिसमें जितना बस की है वो उतना उखाड़ दे। बेसिकली ये मतलब है कि अगर तुम कैपेबल हो, बेशक तुम SC हो या ST हो या फिर तुम अपर कास्ट के हो, तुम एट दी एंड आके कुछ अचीव कर लोगे। गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करेगी, खुद से रिसोर्सेज बांटेगी, तो इनएफिशिएंसी होगी, इनका ये कहना है। ये रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती, और ये थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी सोशल सिस्टम है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि वो इतने हज़ारों सालों से चल रहा है, तो उस सिस्टम में कोई तो बात होगी जो अभी तक चल रहा है, तो इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। यही है। एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, आपको समझ आ जाना। जो मैंने बताया ये क्रक्स है इस आइडियोलॉजी का, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार फिर भी। राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट वाले कहते हैं कि स्टेट कंट्रोल, मैंने बताया इकोनॉमी का, स्टेट रेगुलेशन होना चाहिए, फ्री कंपटीशन नहीं होना चाहिए, लेफ्ट वाला। राइट वाले कहते हैं कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए, जिसमें जितनी कैपेबिलिटी है वो खुद अचीव कर ले, और ये प्रोग्रेस को सपोर्ट करते हैं, और गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। मैंने इससे ज़्यादा ही बता दिया, इसमें तो बहुत कम दे रखा है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में लिखना कि इंडिया के अंदर लेफ्ट विंग पार्टीज़ कौन सी है और राइट विंग पार्टीज़ कौन सी हैं, और आपको कौन सी आइडियोलॉजी सही लगती है। अब आते हैं आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट पे। Very often this contestation involved the very idea of development. The example of Odisha shows us that it is not enough to say that everyone wants development. सही बात है, ये कहना चाह रहा है कि डेवलपमेंट का एक मतलब नहीं है। अब किसी इंडस्ट्रियल बंदे के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसकी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, मगर जहाँ पे उसकी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है वो अगर ट्राइबल रीजन निकला या फिर ट्राइबल एरिया निकला तो उनके लिए वो डेवलपमेंट थोड़ी होगा। अगर किसी की डेवलपमेंट से किसी की हानि हो रही है तो हानि होने वाले के लिए वो डेवलपमेंट थोड़ी है, वो तो अंडर डेवलपमेंट है, या फिर वो तो इसके अपोजिट है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के हर किसी के लिए अलग अलग मीनिंग है। आपके लिए जो डेवलपमेंट हो सकती है वो मेरे लिए बेशक डेवलपमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज प्लानिंग टू सेट अप अ स्टील प्लांट, मेरा एग्जाम्पल, industrialist who is planning to set up a steel plant to an urban consumer of steel and to the Adivasi who lives in that region, thus any discussion on development is bound to generate contradiction, conflicts and debates. वही एग्जाम्पल दिया है, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आदिवासी एरिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहा है तो आदिवासी के लिए या फिर उस एरिया के लोगों के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगी। तो डेवलपमेंट का जहाँ भी क्वेश्चन आएगा, जिक्र होगा, वहाँ पे डिबेट होना तय है, ठीक है। The first decade after independence witnessed a lot of debate around this question. It was common that as it is even now for people to refer to the West as standard for measuring development. Development was about becoming more modern and more modern was about becoming more like industrialist countries of the West. कह रहा है कि आज़ादी के एक डिकेड बाद यानी 1947 से 1957 या 1960 लगा लो अप्रॉक्सीमेटली, ये डेवलपमेंट का क्वेश्चन बहुत आता था और लोगों के दिमाग में परसेप्शन क्या था कि डेवलपमेंट होना या फिर डेवलप्ड होना वेस्टर्न कंट्रीज जैसे होना, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स की वजह से था। हमारे
कल्चरल में इन्होंने घुसा दिया था, हमारे दिमाग में घुसा दिया था कि डेवलपमेंट क्या, कि हमारे जैसा वेस्टर्न होना। नो डाउट वेस्ट डेवलप्ड था, मगर हमारा देश भी उस टाइम पे इतना ख़राब नहीं था, या फिर मेडिवल इंडिया में हमारे देश ने बहुत अचीव कर रखा था। मगर ब्रिटिशर्स ने हमारे माइंड को हाईजैक कर लिया और हमारे दिमाग में ये घुसा दिया कि हम नॉर्मल मानते हैं कि डेवलप होना इज इक्वल्स टू वेस्टर्न कंट्री के जैसे होना। तो वेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट बन गया था, और डेवलपमेंट होना मॉडर्न होना था, और मॉडर्न होना वेस्टर्न नेशन जैसा होना था, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या लगता था लोगों को उस टाइम पे, कि डेवलप होना यानी मॉडर्नाइज होना, मॉडर्नाइज होना यानी वेस्ट के इंडस्ट्रियलाइज नेशन के जैसे बनना। दिस इज हाउ कॉमन पीपल एज वेल एज एक्सपर्ट थॉट, एक्सपर्ट भी ऐसे सोचते थे। इट वॉज बिलीव दैट एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज इज इन द वेस्ट। अब हर किसी को लगता था कि जैसे वेस्टर्न कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वैसे ही हर एक देश डेवलप होगा। मगर अगर आपको नहीं पता हो, मैं बताना चाहता हूँ कि वेस्टर्न नेशन डेवलप्ड कैसे हुए, कॉलोनियलिज्म से। अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को पैसे कैसे मिले अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फंड करने के लिए, क्योंकि उनके पास इंडिया जैसी कॉलोनी थी, वो हमें एक्सप्लॉइट करते थे और वहाँ पे पैसा देते थे, जिससे वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को और अच्छे से डेवलप कर सके थे। उनकी इंडस्ट्री डेवलप होती थी तो वो अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हमारे यहाँ पे बेचते थे, जिससे पैसा कमाते थे। पैसा कमाते थे फिर वो वहाँ ले जाते थे, तो उनके पास कॉलोनी थी इंडिया जैसी। अब इंडिया आज़ाद हुआ, अगर इंडिया को भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन बनना है तो इंडिया कैसे बने, इंडिया के पास तो कोई कॉलोनी नहीं है। तो ये चीज़ थी, मगर ये उस टाइम पे लोग समझ नहीं पा रहे थे। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस हमेशा वेस्ट के प्रोसेस जैसा नहीं हो सकता। ये नहीं दे रखा, मगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विच इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। उनके लिए डेवलप होना मतलब अपना सोशल स्ट्रक्चर को तहस नहस करना, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करना और लिबरलिज्म को सपोर्ट करना। कैपिटलिज्म का ये मतलब होता है कि जब हर एक प्राइवेट इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाए कि आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप करो, ठीक है, और ओपन कंपटीशन को प्रमोट करता है कैपिटलिज्म। लिबरलिज्म कैपिटलिज्म का ही साथ का है। लिबरलिज्म कहता है कि हर एक इंसान रैशनल है, अकल वाला है, तो इंसान को सरकार को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जो इंसान डिसीजन ले रहा है, लेट हिम टेक द डिसीजन। तो सरकार को बेमतलब कि हर एक इंसान के पास जाके उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। लिबरलिज्म इज हर एक इंसान को छोड़ देना चाहिए, खुली छूट देनी चाहिए। कैपिटलिज्म इज ओपन कंपटीशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द आइडियाज ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी। मॉडर्नाइजेशन के और भी मतलब थे लोगों के लिए, कि ग्रोथ होना, इकोनॉमिक ग्रोथ होना, मटेरियल प्रोग्रेस करना, जितने पैसे मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ तो ग्रोथ हो रही है, और साइंटिफिक रैशनैलिटी मतलब थोड़ा साइंटिफिक होना। दिस काइंड ऑफ आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलाउड एवरीवन टू टॉक अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज एज डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। अब इन्हीं क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के लोग दूसरे देशों को डेवलप कहते थे, अंडर डेवलप्ड कहते थे, डेवलपिंग कहते थे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस से एक शाम पहले, इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल एज मच ऑफ यूरोप एंड यूएस, और सोशलिस्ट मॉडल एज यूएसएसआर। अब मैं इन दोनों के बीच में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मतलब होता है, अगर नहीं पता आपको। अभी मैंने बताया कैपिटलिस्ट क्या होता है, और उसके साथ का ही लिबरल है, लिबरल कैपिटलिस्ट। ये इकोनॉमिक मॉडल यूरोप में है और यूएस में। लिबरल का मतलब कि इंसान को खुला छोड़ दो, लेट हिम लिव हिज लाइफ, और जो वो डिसीजन लेता है उसको लेने दो, सरकार को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। सरकार को ज़्यादा किसी भी इंडिविजुअल पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल रैशनल है, इंडिविजुअल के पास दिमाग है, तो सरकार कंट्रोल करेगी तो अपना दिमाग नहीं यूज़ कर पाएगा बेसिकली। कैपिटलिस्ट कहते हैं, इसी के साथ का है लिबरल कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट कहते हैं कि सरकार को इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल को इंडस्ट्रीज़ चलानी चाहिए, क्योंकि अगर इंडिविजुअल चलाएगा तो वो प्रॉफिट कमाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल बूस्ट करेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कहते हैं बेसिकली सिंपल टर्म्स में कि हर एक इंसान को खुली छूट देनी चाहिए, सरकार को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ताकि इंसान को जिसको खुली छूट मिली है वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करे, एफिशिएंसी लाए, साइंटिफिक रैशनैलिटी लाए और हमारे देश को आगे लेके जाए। अगर सरकार कंट्रोल करेगी इंडिविजुअल्स को तो सरकार इंस्टीट्यूशंस चलाएगी,
तो वो इंस्टीट्यूशन बहुत इनएफिशिएंट होंगे, करप्ट होंगे और वहाँ पे रेड टेपिज्म होगा, तो इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये कहाँ पे मॉडल है? यूएस और यूरोप में। यूएसएसआर दूसरी तरफ पे कहता है कि ये बिल्कुल गलत है, फ्रॉड मॉडल है ये। ऐसा मॉडल होना चाहिए कि सरकार सारी इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल कर रही है, ताकि हर एक इंसान को वो इक्वल रिसोर्सेज बांट सके, या जितनी आपको ज़रूरत है उतना रिसोर्सेज मैं दे सकूँ। इससे क्या होगा? इससे अमीर अमीर नहीं होगा, गरीब गरीब नहीं होगा, और कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, क्योंकि सब इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, और कोई ज़्यादा ऊपर अपर क्लास नहीं बनेगा, कोई लोअर क्लास नहीं बनेगा। ये है हमारा सोशलिस्ट मॉडल। सही है। लिबरल कैपिटलिस्ट फ्रीडम पे बात करते हैं, ये स्टेट कंट्रोल पे बात करते हैं सोशलिस्ट। तो इन्हीं आइडियोलॉजीज के बेस पे कोल्ड वॉर थी 1945 से 1991 तक, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टिल डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 25 दिसंबर 1991। ये पीरियड के बीच में इसको हम कोल्ड वॉर बोलते हैं। देयर वर मैनी इंडिया देन हु डीपली इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हमारे कौन आते हैं? नेहरू जी भी आते हैं। इसके पीछे का रीज़न जान लेते हैं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। सोशलिस्ट मॉडल आया था ये 1917 में, आफ्टर बोल्शेविक रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन में। ठीक है, जहाँ पे वहाँ के गरीब लोगों ने अपनी सरकार को घेर दिया था, और उसके बाद ये सोशलिस्ट मॉडल लाया था वर्कर्स ने, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने। तो नेहरू जी उस टाइम इंडस्ट्रियल इंडिया में रह रहे थे, और इंडिया की हालत बहुत गरीब थी। तो नेहरू जी बहुत इम्प्रेस थे इस मॉडल से कि गरीब लोग अगर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज चलाएंगे तो कोई गरीब नहीं रहेगा, हमारा देश जल्दी डेवलप हो जाएगा। तो नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस भी इस आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। कांग्रेस के अंदर, उन्होंने बाद में कांग्रेस छोड़ दी थी वैसे। देर वेरी फ्यू सपोर्टर्स ऑफ अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। मगर अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के बहुत कम सपोर्टर थे। कौन होगा सपोर्टर? इंडस्ट्रियल लोग होंगे, क्योंकि वो चाहते थे उन्हें आज़ादी मिले, ताकि वो ज़्यादा पैसा कमाए और अमीर बन सके। समझ गए? और हमारे लीडर्स क्या चाहते थे? कि गरीबों पे ध्यान दिया जाए, इसलिए वो सोशलिस्ट मॉडल की तरफ टिल्टेड थे। आर यू सेइंग वी डोंट हैव टू बी वेस्टर्न इन ऑर्डर टू बी मॉडर्न? एग्जैक्टली। वेस्टर्न होना मॉडर्न नहीं होना, अपनी रूट्स अपने कल्चर को भी ध्यान में रखना चाहिए। इज दैट पॉसिबल? ऑफकोर्स, जापान को देख लो, चाइना को देख लो। दे रिफ्लेक्टेड अ ब्रॉड कंसेंसस दैट हैड डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। वही मैंने बताया, नेशनल मूवमेंट में उन्होंने सोवियत यूनियन के मॉडल से बहुत इम्प्रेस थे कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। द नेशनलिस्ट लीडर वर clear that the economic concerns of the government of free India would have to be different from the narrowly defined commercial functions of the colonial government। अब colonial government जो हमारी थी, उनका क्या काम था? कि हमारे देश को एक्सप्लॉइट करना। तो हमारे लीडर्स बहुत क्लियर थे कि हमारा काम इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, हमारा काम है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, लोगों को साथ लेके चलना, साथ डेवलप कराना, ये है हमारा काम, रादर देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। It was clear, moreover, that the task of poverty alleviation and social and economic distribution was being seen primarily as the responsibility of government। सरकार ने अपनी जिम्मेवारी ले रखी थी कि मेरा काम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, सोशल जस्टिस है, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, विमेन को एम्पावर करना, SC/STs को एम्पावर करना, इन सारे ग्रुप्स को एम्पावर करके साथ ले जाना भी गवर्नमेंट का रोल है, रादर देन इकोनॉमिक ग्रोथ होना। अगर कैपिटलिस्ट मॉडल आता तो उसमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता, गरीब गरीब होता, और अमीर अमीर होता, गरीब तो मर ही जाता, ये चीज़ थी। देयर वर डिबेट्स अमंग देम, फॉर सम इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम टू बी प्रेफर्ड पाथ, फॉर अदर्स द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इन पर्टिकुलर एलिवेशन रूरल पॉवर्टी वॉज द प्रायोरिटी। अब इस चीज़ पे डिबेट थी। डिबेट तो मैंने कहा है, हर एक चीज़ जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है इस पर डिबेट आती है। तो कुछ कहते थे कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इंडस्ट्री सेटअप होगी तो लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हमारा देश डेवलप होगा। और कईयों के लिए एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारे देश के 70% लोग एंगेज थे और गरीब थे। तो अगर एग्रीकल्चर को थोड़ा बूम मिलेगा तो गरीब लोग बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये दो थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले और एग्रीकल्चर वाले। Planning. Despite the various differences, there was a consensus on one point, that development could not be left to private actors, that there was the need for government to develop a design or plan for development। एक चीज़ पे हर किसी की कंसेंसस थी, हर किसी की हाँ थी कि ये चीज़ तो होनी चाहिए कि प्राइवेट इंडिविजुअल पे हम नहीं छोड़ेंगे,
हम किसी भी एक इंसान पे नहीं छोड़ेंगे कि आप डेवलप कर दो हमारे देश को। सरकार ये खुद की जिम्मेवारी लेगी कि हम सोशल जस्टिस भी लाएं और इकोनॉमिक जस्टिस भी लाएं। इस चीज़ पे हर कोई एक्सेप्ट कर रहा था। कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट एक्टर्स कंसेंसस। ये पिक्चर है नेहरू जी एड्रेसिंग द स्टाफ ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन रिप्लेस कब हुआ था अभी देखते हैं। आ जाओ, प्लानिंग कमीशन ही आ गया। हाउ लकी दे आर टू हैव अस प्लानिंग फॉर देम। ये लीडर है, ये इंदिरा गांधी जी है, और ये कह रहे हैं कि कितने लकी हैं ये लोग कि हम इनके लिए प्लान कर रहे हैं। ये देखो कितने वेल टू डू लग रहे हैं और ये देखो कितने गरीब हैं। तो लकी ये है कि ये इनको गरीब लोगों के लिए काम करने का, उनको हेल्प करने का मौका मिल रहा है। आई वंडर इफ द प्लानिंग कमीशन हैज एक्चुअली फॉलोड दिस ऑब्जेक्टिव्स इन प्रैक्टिस। पहले देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव थे। कॉन्स्टिट्यूशन में प्लानिंग कमीशन को दे रखा है। इट इज़ नॉट, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्लानिंग कमीशन का नाम नहीं दे रखा। प्लानिंग कमीशन एक रेजोल्यूशन से पास। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बॉडीज़ होती हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। और कुछ बॉडीज़ को गवर्नमेंट पास करती है पार्लियामेंट में सिंपल रेजोल्यूशन के बाद। और ये कब होता है, जब किसी एक सरकार की मेजोरिटी होती है तो वो एक बिल लाते हैं और वो बिल पास होता है जिससे कोई इंस्टीट्यूशन या कमीशन इस्टेब्लिश होती है। प्लानिंग कमीशन उनमें से है जिसको सिंपल रेजोल्यूशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 1950 में इस्टेब्लिश किया था। सिंपल रेजोल्यूशन, इट हैज़ एन एडवाइजरी रोल एंड इट्स रिकमेंडेशन बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन द यूनियन कैबिनेट अप्रूव दिस। कह रहे हैं कि इनका काम सिंपल था कि आप सब देख लो और हमें आप रिकमेंड करो कि कैसे हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है। और इनका काम इफ़ेक्टिव तब होता था, इनकी रिकमेंडेशन इफ़ेक्ट में तब आती थी, लागू तब होती थी जब यूनियन कैबिनेट की मेजॉरिटी उसको एक्सेप्ट करती थी कि हाँ इनकी रिकमेंडेशन अच्छी है, हम सब की कंसेंसस है, इसी पाथ पे डेवलपमेंट चाहिए। द रिजोल्यूशंस विच सेट अप द कमीशन डिफाइंड द स्कोप ऑफ इट्स वर्क इन द फॉलोइंग टर्म्स। अब जिस रेजोल्यूशन ने इसको इस्टेब्लिश किया उसका स्कोप डिफाइन करते हैं। The Constitution of India has guaranteed certain fundamental rights to the citizen of India and communicated certain directive principles of state policy, in particular that the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting a social order in which justice, social, economic and political shall direct this policy. कहना चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं हमें। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो अगर वायलेट होने पे हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और डीपीएसपी भी दिए हमें। ये बेसिकली एनफोर्सेबल नहीं होते, ये सरकार के लिए एक मार्गदर्शक होते हैं कि सरकार को इन प्रिंसिपल्स पे डेवलपमेंट करने, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब स्टेट का काम क्या है कि उसको लोगों के वेलफेयर पे ध्यान देना है, लोगों की इक्वालिटी पे ध्यान देना है, प्रोटेक्ट करना है, उनको जस्टिस देना है, न्याय देना है, उनको इकोनॉमिक जस्टिस देना है, ठीक है, कि गरीब गरीब ना रहे और अमीर अमीर ना बनता जाए। पॉलिटिकल जस्टिस देना है कि हर एक इंसान जो विलिंग है और एलिजिबल है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर पा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट उसकी एज क्या है या फिर कौन से रिलीजन से आता है, कहाँ से आता है, कौन से जेंडर का, इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या ये इंश्योर करना चाहता था प्लानिंग कमीशन, ऐसे प्लान बनाना चाहता था ये सब चीज़ें इंश्योर हो जाए। सिटीजन्स मैन एंड वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिविंग। ऐसे प्लान बनाए जाएं जिससे हर एक सिटीज़न, बेशक वो महिला हो या पुरुष हो, वो अपनी रोज़ी रोटी खुद कमा पाए या फिर इतने पैसे कमा पाए कि वो अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर पाए। पहला काम इसका ये था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। That the ownership and the control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। वही इकोनॉमिक जस्टिस कि जो भी रिसोर्सेज है, मटेरियल रिसोर्सेज है, उसको ऐसा बांटा जाए कि जितना जिसको नीड है उतना उसको मिले और वो अपने आप को डेवलप्ड महसूस कर पाए, ठीक है। That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment। कह रहा है कि ऐसा सिस्टम नहीं बनाना जिससे जो रिसोर्सेज है, मान लो 100 रुपये हैं, 90 रुपये किसी एक इंसान पे चला जाए जो अमीर हो, रादर देन कि 10-10 रुपये हर 10 इंसान पे जाएं ताकि 10 के 10 लोग अपने आप को डेवलप महसूस कर पाएँ। क्लियर है।
कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? मार्च 1950 के अंदर। 2015 के अंदर इसको रिप्लेस कर दिया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग। क्वेश्चन आ जाएगा इसमें 90% CUT के अंदर। ठीक है, नीति आयोग के फुल फॉर्म क्या है? ये भी, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से एक ठीक होगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये क्यों रिप्लेस किया, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ ताकि आप इसको सर्च करो और आपके दिमाग में बैठ जाए कि वाई डिड नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन इन 2015। ठीक है, आई वंडर इफ द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिले, मैन एंड वुमेन इक्वली ट्रीट किए जाए, रिसोर्सेज कम्युनिटी के बराबर बांटे जाए और अमीर अमीर ना बने, गरीब गरीब ना बने। एक ही पॉइंट है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। In fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in the 1940s and 1950s. All over the world experience। ठीक है, अगर आपको याद हो, ये ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 में। 1930 में उस टाइम पे ओपन इकॉनमी, ये कैपिटलिस्ट इकॉनमी को बहुत सपोर्ट किया जा रहा था यूरोप के अंदर कि लेट मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन कि क्या कितना प्रोड्यूस होगा और सरकार को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। फिर आ गया डिप्रेशन। डिप्रेशन के बाद इन्हें समझ आया कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर ओपन इकॉनमी से इकॉनमी कुछ समय के बाद डाउन जाती है। 1930 में गई और 1970s में गई, 2008 में गई, कोविड के टाइम गई। तो ओपन इकॉनमी तय है कि वो कुछ समय के बाद डाउन जाएगी। तो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अगर स्टेट इकोनॉमी को कंट्रोल करती है तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बचाए जा सकते हैं। इसलिए हमारे देश के लोग 1940s और 50s में स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे थे। और जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया तो सोवियत यूनियन, ये स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी बहुत अच्छे से वेल टू डू, इनके ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा इन्हें ग्रेट डिप्रेशन का। ठीक है, और जापान और जर्मनी ने भी आफ्टर वर्ल्ड वॉर उन्होंने भी यही स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को ही अडॉप्ट किया। Thus, the planning commission was not a sudden invention. In fact, it has a very interesting history. We commonly assume that private investors such as industries and big business entrepreneurs are averse to ideas of planning. कह रहा है कि हमारे दिमाग में जाहिर सी बात है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये स्टेट कंट्रोल इकॉनमी को नहीं सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट करेगी कंट्रोल इकॉनमी को तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपनी इंडस्ट्री कैसे सेटअप करेंगे? तो जाहिर सी बात है ये नहीं सपोर्ट करना चाहेंगे। मगर ऐसा नहीं था इंडिया में केस। ठीक है, क्यों? दे सीक एन ओपन इकॉनमी विदाउट एनी स्टेट कंट्रोल इन फ्लो ऑफ कैपिटल। मगर ये इंडिया का केस नहीं था। इंडिया में बिग इंडस्ट्रियलिस्ट 1944 में एक साथ आते हैं और एक साथ एक जॉइंट प्रपोजल लिखते हैं जिसका नाम होता है बॉम्बे प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे प्लान क्या था? बॉम्बे प्लान वॉज बेसिकली जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे 1944 में एक साथ आते हैं और एक जॉइंट प्रपोजल देते हैं गवर्नमेंट को कि आप प्लान्ड इकॉनमी की तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि प्लान्ड इकॉनमी से हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो अब तो जाहिर हो गया, गरीब तो चाहेगा कि सरकार कंट्रोल करे ताकि रिसोर्सेज इक्वली बटे। अमीर लोग भी चाह रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाह रहे थे कि प्लान्ड इकॉनमी हो ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके। तो लेफ्ट से राइट हर कोई चाहता था कि इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग कमीशन आए, प्लान्ड कमीशन आए और स्टेट कंट्रोल्ड इकॉनमी हो। तो प्लानिंग कमीशन आई और इसका ये बहुत ध्यान रखना कि प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन कौन होता है। ये CUT में क्वेश्चन आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, और इसका आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजर रोल बना कि डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी की डिसाइड करना कि कैसे हमें डेवलप होना है। अर्ली इनिशिएटिव्स इसके बाद हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।